मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। जो हमने प्रीवियस वीडियोस देखी थी उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको लॉसेस से भी थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भी कोर लॉस देकर के जो कोर लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है और कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। तो अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कोर लॉस 400 वॉट है तो कॉपर लॉस बताइए। तो अगर कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो कॉपर लॉस भी 400 वॉट ही हो जाएगा। ठीक है, तो लॉसेस से ये 2-4 क्वेश्चन बनते हैं और मेनली पूछा नहीं जाता है कुछ भी। और दो चीज़ और पूछी जाती है, एक ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो आपको पता है कि ईडी करंट लॉस को अगर कम करना है तो सिलिकॉन की पतली पतली पट्टियाँ होती हैं, उनको सिलिकॉन स्टील के द्वारा लैमिनेट कर दिया जाता है। लैमिनेट किया जाएगा तो उस ईडी करंट लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। और अगर आपसे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पूछे कि बताइए हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम हमेशा अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे सियाजो वगैरह। अब ये डिपेंड करता है कि मशीन छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन, कॉपर स्टील इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है, अब आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग में इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी है सेकेंडरी वाइंडिंग, और ऑप्शन है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है कोर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको बताया ही था कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट मतलब समझते हैं आप लोग, जो हम दे रहे होते हैं, और जो हमें टर्मिनल पे मिलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर था जिसमें हमने ऐसे ऐसे वाइंडिंग की थी। इधर हम क्या कर रहे थे कि इसको हम सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे। अगर इसी को किससे कनेक्ट कर रहे थे, लोड से कनेक्ट कर रहे थे, तो इसी को हम प्राइमरी वाइंडिंग कह रहे थे। ठीक है, सोर्स से कनेक्ट करना मतलब कि एसी सोर्स देना। एसी सोर्स देने का मतलब क्या है, यही तो हम इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं तो यही तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है ना, और ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम इस सोर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। वो अलग बात है कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, किधर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हैं किधर कम है, तो ये चीज़ें हम ध्यान में अगर रखेंगे तो ये दूसरा ट्रांसफार्मर बन जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर सोर्स को कनेक्ट किया तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है, मतलब जिधर हम इनपुट दे रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट दिया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है,
प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा देता है और आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा रहा है, इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा रहा है और आउटपुट वोल्टेज हमें प्रदान कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जाहिर सी बात है, जो चीज़ घट रही है वो डाउन हो गया और जो बढ़ेगी वो अप हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है। अगर आपसे वाइंडिंग बना के पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स देखना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से ही ये डिसाइड होगा कि कौन सा स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षता का सूत्र ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, बी है इनपुट अपॉन में आउटपुट इंटू 100, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर हम इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, दक्षता। जितना हम मान लीजिए ये कोई लाइन थी, ठीक है, ये कोई मान लीजिए कंडक्टर है या कोई लाइन है, यहाँ से हमने 230 वोल्ट सेंड किया है, सिंगल फेज सप्लाई है, 230 वोल्ट हमने दिया। अब हमें ये देखना है, ये क्या था, इनपुट था। अब हमें ये देखना है कि हमें आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। अगर 230 दिया हमने, 215 वोल्ट मिला, 220 वोल्ट मिला, 225 वोल्ट मिला, तो हम ये इसी को हम कहते हैं इफिशियंसी, मतलब कितना हमने इनपुट दिया और हमें कितना आउटपुट पे मिला। जितना ज़्यादा हमें इनपुट के करीब मिलेगा उतना ही ज़्यादा उस मशीन की, उस ट्रांसफार्मर, डीसी, एवरीथिंग कुछ भी हो, उसकी दक्षता उतनी ही अच्छी होगी। तो मान लीजिए हमने 230 वोल्ट दिया था, यहाँ पे लॉसेस बहुत कम हुआ, लॉसेस कम हुआ तो हमें 225 वोल्ट मिल गया। इसका मतलब कि इस लाइन की इफिशियंसी बहुत ही अच्छी है। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी को ईटा से प्रदर्शित करते हैं, या आपका ईटा है परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। ठीक है, अगर हम एक फॉर्मूला और देखते हैं इफिशियंसी का, तो आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100, ये भी फॉर्मूला सही है, क्योंकि इनपुट क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉसेस, तो वही हम इनपुट को आउटपुट से रिप्लेस कर दिए, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अगर हम इनपुट का फॉर्मूला देखेंगे तो इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस में लॉसेस, ये फॉर्मूला होता है। तो इस इनपुट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कई जगह आउटपुट दिया रहेगा, इनपुट नहीं दिया रहेगा। तो अगर नहीं दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर देंगे, आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेज इंटू 100। अच्छा, अब हम पर्सनली ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। बस ये तो जनरली फॉर्मूला था जो होता ही होता है एफिशिएंसी का, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो होता है VL IL cos phi, ये 100% लोड की बात कर रहे हैं, यानी फुल लोड की हम बात कर रहे हैं। VL IL cos phi अपॉन में VL IL cos phi प्लस आयरन लॉसेस और प्लस कॉपर लॉसेस। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब हमारी इफिशियंसी फुल लोड पे होगी, सॉरी फुल लोड लॉसेस की जब बात करेंगे तो उस टाइम अगर इफिशियंसी निकालने को कहेगा तो हम
अगर आपसे कहा कि 50% लोड पर 50% पर आप इफिशियंसी बताइए, तो आप किस तरह से निकालेंगे? 50/100, 1010, ये 1/2 और इसको स्क्वायर करेंगे मतलब 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 VL/IL cos phi अपॉन में 1/2 VL/IL cos phi प्लस 1/4 आयरन लॉस और प्लस 1/4 कॉपर लॉस। आ रही बात समझ में? यहाँ से हम निकालेंगे 1/2 जो होता है, VL मतलब क्या है, लोड का वोल्टेज, IL मतलब लोड का करंट, यानी हम सेकेंडरी साइड की बात कर रहे हैं। cos phi क्या है, पावर फैक्टर, और 1/2 ये भी वही है। यहाँ पे आयरन लॉस आपको पता ही है कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल लॉस हम 1/4 लेके चलेंगे, ठीक है, कॉपर लॉस को। अगर मान लीजिए आपसे कहें कि 25% पे इफिशियंसी बताइए, कितने पे, 25% पे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 25/100 कर लीजिए, 1/4 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इफिशियंसी परसेंटेज इंटू 100 भी होगा, यहाँ पे भी इंटू 100 होगा, ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/4 VL/IL cos phi अपॉन 1/4 VL/IL cos phi प्लस, मैंने अभी आपको बताया कि हम आउटपुट साइड पे इफिशियंसी को लेके चलते हैं, इसीलिए हमारे आउटपुट पे ट्रांसफार्मर में क्या जुड़ा होगा, लोड जुड़ा होगा, इसीलिए हम हमेशा लोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। VL/IL cos phi प्लस आयरन लॉसेस और प्लस 1/16 कॉपर लॉस। इसी तरह से 50% पे पूछे, 75% पे पूछे, चाहे कितने पे भी पूछे, अगर मैक्सिमम इफिशियंसी पूछेगा तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर लोड दे करके पूछेगा तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हुआ हमारा, आउटपुट अपॉन में इनपुट इनटू 100, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताइए एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, किस ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग की जाती है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए, आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे, एक तो आपने ऐसा ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ये पढ़ा है जिसमें दोनों तरफ में हमने वाइंडिंग कर दी है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर तो ये हो गया। एक ट्रांसफार्मर, इसमें दो वाइंडिंग दिख रही है आपको, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी एक एचवी साइड और एक एलवी साइड। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, ये एक ही वाइंडिंग इसमें होती है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया जिधर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हैं, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हम एक ही वाइंडिंग करते हैं और एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए
ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक ये यही ट्रांसफार्मर है जिसमें एक में प्राइमरी वाइंडिंग और उसी में सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। इस बात करें, इस ट्रांसफार्मर का यूज हम जनरली 5 HP तक करते हैं। कब तक? 5 HP तक, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम इससे ज़्यादा नहीं करते, बस 5 HP तक कर सकते हैं। HP मतलब हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? ऑप्शन ए है हमारे पास स्टैटिक, ऑप्शन बी है डायनेमिक, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक प्रकार की स्टैटिक मशीन है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस होती है। हाँ, इसमें फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि जब रोटेट ही नहीं होगा तो लॉसेस कहाँ से होंगे। इसीलिए इसकी इफिशियंसी कंपैरिजन जितने भी हम मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर जो कुछ भी पढ़ेंगे उसकी कंपैरिजन में बहुत ही अधिक होती है और बहुत ही बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीटी का प्रयोग होता है, सीटी का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए कि सीटी क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर, फिर बाद में जाके हमें जब हाई करंट को मेजर करना होता है या हाई वोल्टेज को मेजर करना होता है तो उस टाइम हम सीटी और पीटी का प्रयोग करते हैं। तो ये जान लीजिए कि सीटी इज इक्वल टू होता है करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी का प्रयोग हम करते हैं हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, सॉरी हाई करंट को मेजर करने के लिए, हाई करंट को मेजर करने के लिए, और पीटी का प्रयोग हम करते हैं हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो चीज क्लियर हो रहा है, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग EIM जो होता है उसमें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये इससे रिलेटेड था तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सीटी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो सीटी का प्रयोग हम हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, और पीटी का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सीटी में से ही पूछा जाता है, किसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बंद रहती है। ऑप्शन आपके पास रहेगा सीटी, बी रहेगा पीटी, सी रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, और डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो किसकी हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग बंद रहती है, सीटी की, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की। अगर हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को बंद नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए हम हमेशा सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज रखते हैं, यानी कि बंद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर कार्य
जो यूनिटी पावर फैक्टर पे भी कार्य करता है, लैगिंग पे भी कार्य करता है और लीडिंग पे भी कार्य करता है। ठीक है, सिर्फ आप पूरे मशीन में एक ट्रांसफार्मर ही ऐसा पढ़ेंगे जो यूनिटी पावर, ये जब आप फर्स्ट टाइम एसी सर्किट पढ़ने होंगे ना, तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि यूनिटी क्या होता है, लैगिंग क्या होता है और लीडिंग क्या होता है। ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पे कार्य करता है, तो यूनिटी पे भी कार्य करता है, लैगिंग पे भी करता है और लीडिंग पे भी करता है। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यूनिटी क्या होता है, लैगिंग क्या होता है और लीडिंग क्या होता है। देखिए, जब करंट और वोल्टेज, करंट मान लीजिए ये करंट हो गई हमारी और ये वोल्टेज हो गई, जब करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, इस टाइम ये एक ही फेज में, तो ये कौन सा है, यूनिटी पीएफ है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको यूनिटी पीएफ कहते हैं, मतलब इसका मान 1 होता है। अगर करंट, अगर ये मान लीजिए वोल्टेज हो गया आपका, अगर करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, मान लीजिए कहीं यहाँ पर गई, ये करंट हो गया हमारा, तो इस टाइम में हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है 90 डिग्री लैगिंग पीएफ पर कार्य कर रहा है। लैगिंग मीन्स लीडिंग पीएफ पर कार्य कर रहा है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब कि वोल्टेज से करंट जो होगी वो आगे चलेगी। एक बहुत सिंपल सा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम लैगिंग की बात करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज हो गया और यहाँ से करंट अगर 90 डिग्री पीछे चले, ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट अगर पीछे चलेगी तो ये हमारा लैगिंग पीएफ हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री लैगिंग पीएफ। वोल्टेज से करंट जो होती है वो पीछे चल रही है तो वो क्या हो गया, लैगिंग पीएफ हो गया। अगर वोल्टेज से करंट आगे चलेगी तो लीडिंग पीएफ हो गया। अगर करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होंगे तो उसको हम यूनिटी पीएफ कहेंगे। ठीक है, ग्राफ जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता है। ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। आगे बात समझे, ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो आपको देखना होगा कि कौन सा पहले आ रहा है। यहाँ पे करंट पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये लीडिंग पीएफ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि करंट जो होती है वो वोल्टेज से लीड कर रही है। यहाँ पे आपका वोल्टेज पहले आया, अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ पे वोल्टेज पहले आया, तो हम कहेंगे कि करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैग कर रही है, मतलब कि पीछे के साइड चल रही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।